पैराग्राफ लिखाया था जिसमें बिल के बारे में आप लोगों को पूरी तरह से मैंने जानकारी दी थी और मैंने आपको बिल के बारे में बताया था। ठीक है विकी, मुझे पिन कर दो। चलो, उसके बाद में मैं आती हूँ। थैंक यू। उसके बाद मैं आती हूँ। नेक्स्ट हमारी पॉइंट थी कि इट शैल कम इनटू द फोर्स फ्रॉम द डेट सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय अ नोटिफिकेशन एंड ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। अभी तक हम लोगों के पास ऑफिशियल गैजेट तो नहीं आया, नोटिफिकेशन तो जाहिर हो चुकी है, लेकिन जो आप लोगों को बैरिक्स और ये सब की आज से ये इम्प्लीमेंट हो चुका है कि भाई आज से आप बीएनएस बीएसएस जो भी हमारे सब्जेक्ट्स है वो चेंज होके इसमें आए हैं। काफी मेजर चीजें हैं जो वो लोग अभी तक चेंज करने में है। सो ऑन द कॉन्ट्ररी मैं अगर आपको बताऊं तो डेफिनेशंस अगर हम पढ़ते हैं तो आप फर्स्ट जो डेफिनेशन हम लोग एलेबल बेलेबल पढ़ते थे, है ना, कि बेलेबल जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन होती थी, अब इसको यहाँ पर इन्होंने कौन सी डेफिनेशन करी है? हाँ, ऑडियो video electronic means shall include the use of any communication device for the purpose of video conferencing, recording of process of identification, search and seizure of evidence or evidence transmission of electronic communication, and for such other purpose and by such other means as the state government may by rules provide. Audio video इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब होता है कि जो भी आज के टाइम में हम लोग गैजेट्स यूज करते हैं, आपको पता है ऑडियो की एविडेंस में आवाज को चेक किया जाता था कि समझो मैं आप लोगों की आवाज निकालती हूँ या इसमें से समझो विक्की की आवाज निकालती हूँ या मैं किसी ऐसे पर्सन की आवाज निकाल पा रही हूँ, तो ये यहाँ पे इन्होंने क्या कह दिया है पता है? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यहाँ पर उस कम्युनिकेशन जो डिवाइस की बात की जा रही है, जो भी हमारे पास गैजेट है, जैसे लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, फिर आपका फोन हो गया, तो वो जो कम्युनिकेशन उस डिवाइस पे हुई है वो पर्पस के लिए यूज की जाएगी फॉर वीसी, यानी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप ये सारी चीजों को कर सकते हैं। यानी कोर्ट भी जो है, आप बोलते थे ना कहीं आपको सबूत ऐसे देना पड़ता था, तो अभी आप लोगों को थ्रू वीसी आप उस ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सारी चीजों को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उस चीज को रिकॉर्ड किया जाएगा, उस प्रोसेस जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। अगर कुछ सर्च है, कुछ सीजियर है, जैसे अगर हम लोग गए, एग्जाम्पल लेती हूँ मैं यहाँ पर, कि समझो एक बच्चे को लेकर कोई चले गया है और हमें पता चला है कि हमारे बच्चे को यहाँ पर उन्होंने बंद करके रखा है। आपको पता है पहले के टाइम में क्या होता था? बहुत सारे ऐसे केसेस आप लोगों ने सुने होंगे जहां पर बच्चों को उठा के लेके जाते थे, उनको टकला कर देते थे, चटके देते थे और ऐसी कंडीशन में उस बच्चे को कर देते थे कि वो अपने माँ बाप को भी पहचानने के लिए इनकार कर देता था। है ना, सुना होगा आप लोगों ने ये सब चीजें, पहले के टाइम में बहुत होती थी और अभी भी होती है। बच्चों को उठा के लेके जाते हैं, बोल्ड कर देते हैं, सिगरेट के चटके देते हैं, मारते हैं, बांध के रखते हैं और इतना ये कर देते हैं कि वो ना समझे। तो ये सर्च और सीजर को लेकर भी कुछ ऐसी बात है कि कुछ सर्च करना है या सीज करना है, कुछ वो चीजों का एविडेंस भी लेना है, तो वो होगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू। और इस पर्पस का इनका मेजर एजेंडा ये था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है इस चीज को लेकर और भी कोई रूल्स प्रोवाइड करना चाहे तो वो बिल्कुल कर सकती है। समझे? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक, ऑडियो आप मतलब समझ गए, किसी वीडियो आप समझ गए, इलेक्ट्रॉनिक आप हाँ, समझ गए। समझ गया। समझे? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक, Yes, ma'am. एनी डिफिकल्टी? No, ma'am. अगर आवाज में मिमिक्री हो जाए तो? तो इसीलिए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो बोला है ना लेने के लिए। वहां पे देखो अब वीसी का ऑप्शन है कि अगर ऐसी हाँ बात होती है, वैसे मैंने तो ये बात आपसे पहले ही कही, इसलिए तो मैंने ये बात पहले से ही कही ना कि अगर ऐसे समझो
मैं आपकी आवाज निकालूं या आप मेरी आवाज निकालो, मैं किसी और की आवाज निकालूं, तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू, वीसी के थ्रू पता करना आसान हो गया। इसीलिए तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को इन लोग आगे लेके आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जो 2000 के बाद जो 2002 की अमेंडमेंट आई थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर, तो ये रिफॉर्म्स लाए गए थे जहां पर साइबर लॉ को लेकर इन लोगों को आसानी हो रही थी। तो जो हम साइबर लॉ पढ़ते हैं ना 2013 का, तो 2002 में इन लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका था कि अब ये सारा चेंज जो है वो ऐसे आने वाला है। ठीक है। जी नाउ, जी। ओके। बेल। अब ए फॉर ऑडियो, बी फॉर बेल, याद रहेगा। ए फॉर ऑडियो, बी फॉर बेल। अब बेल, बेल मीन्स क्या होता है? बेल मीन्स आपको पता है ना, जो बेलेबल ऑफेंस हुआ करते थे, तो ये बेल वही है कि मीन्स रिलीज ऑफ पर्सन अक्यूज और सस्पेक्टेड क्राइम। आपको पता है कि देखो राइट्स ऑफ विक्टिम क्या है, अगर आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर जो बेल को लेकर इन्होंने ये बोला गया है, और इसको बेलेबल ऑफेंस अलग कर दिया है और बेल अलग कर दिया है। तो बेल में इन्होंने बताया है कि जो भी कमीशन ऑफ एन ऑफेंस फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ अपॉन सर्टेन कंडीशन इम्पोज बाय एन ऑफिसर और कोर्ट और एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन इज बॉन्ड और अ बेल। बेल और बेल बॉन्ड जो होता है, आप क्या करते हो ना, कोर्ट के सामने बेल देते हो जिसमें आप श्योरिटी देते हो कोर्ट के सामने कि मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि आज से ये बंदा ऐसा कोई काम नहीं करेगा। आप बेल बॉन्ड देते हो, बॉन्ड देते हो कोर्ट को कि मैं इसकी जिम्मेदारी खुद लेता हूं, अगर इसने कुछ किया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। तो इसको इन्होंने अलग कर दिया है, बेल और बेलेबल ऑफेंस को। बेलेबल ऑफेंस को लेकर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है। तो जो हम लोगों ने 1973 में भी पढ़ा था ना, उसको भी उन्होंने फर्स्ट शेड्यूल में ही बताया था, और ये बोला था कि जो भी ऑफेंसेस फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दिए गए हैं और वो बेलेबल है फॉर द टाइम बीइंग, जिसे हम नॉन बेलेबल नहीं कहते हैं। बेल जिसमें बेल हो सकती है, नॉन बेलेबल जिसमें बेल नहीं हो सकती है। नॉन बेलेबल जो होता है उसे कॉग्निजेबल कहते हैं, ठीक है। और बेलेबल जो होता है उसे नॉन कॉग्निजेबल कहते हैं। समझा ये बात? बेलेबल और बेल में क्या डिफरेंस है? बेल का मतलब है जो हम लोग जामिन लगाते हैं कोर्ट के अंदर, हम अर्जी लगाते हैं, हम बेल फाइल करते हैं कोर्ट के सामने। और इसको लेकर अगर आपको राइट्स ऑफ विक्टिम के बारे में पता होगा, तो कल आप लोग एक, मैं आपको होमवर्क देती हूँ कि राइट्स ऑफ विक्टिम, जो बेल केस में विक्टिम के क्या राइट्स है, उसको लेकर आप एक लिख के आओगे। स्टेट द प्रोविजंस एंड राइट्स ऑफ विक्टिम। ठीक है, विक्टिम के क्या राइट्स है, आप यहाँ पे मुझे लिख के भेजोगे आप सब। ठीक है, विक्टिम के क्या क्या राइट्स आते हैं। नेक्स्ट, बेल बॉन्ड मीन्स अंडरटेकिंग टू रिलीज विद श्योरिटी। बेल बॉन्ड का बालसा में भी यही टॉपिक मिला है। हाँ, बालसा में भी यही टॉपिक मिला है, अरेस्ट एंड विक्टिम के बारे में लिखने का है। हाँ अभी आप लोगों को यही मिलेगा क्योंकि आपके लॉ चेंज हो रहे हैं। अरेस्ट हो गया, विक्टिम हो गया, आपको बहुत सारे मैंडेटरी चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे कि पुलिस किस तरीके से ये करनी चाहिए। और जो ऑफेंसेस जो है वो चेंज हो गए। अभी अभी जो आप लोगों को कमीशन ऑफ क्राइम के ऊपर जो हम लोगों का वैल्यू ये रहता था कि 7 lakhs, अब देखो उसको 10 lakhs करके कैसे उन्होंने अमाउंट ऑफ फाइन को इंक्रीज कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे ना अभी आप। मैम इस पे एक शॉर्ट मूवी कैसे बनेगी, अरेस्ट एंड राइट्स पे? क्या 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 क्या? हम टॉपिक है राइट्स ऑफ अरेस्ट अरेस्टेड एंड पर्सन के बारे अरेस्ट, हाँ हाँ, इस पे इसके शॉर्ट मूवी बनाना है, बोला गया है। राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन का शॉर्ट मूवी बनाना है। शॉर्ट मूवी हाँ बना में सकते हैं ना, क्यों कैसे? नहीं, बिल्कुल बना सकते हो आप लोग। कैसे बनाना है, उसमें एक पुलिस कौन से रहेगा, एक पॉइंट्स पे इंस्पेक्टर बनाना है, रहेगा, एक कौन, वही बता रही हूँ ना, कौन से पॉइंट्स पे बनाना है राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन की, कि उसके क्या क्या राइट्स है। एक काम करो, पहले राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन को लेकर पहले पूरा लिखो। आप मेरे को बताओगे कि उस फैक्ट में आप मूवी कैसे बना सकते हो। पहले लिखो आप कि राइट्स क्या है अरेस्टेड पर्सन के, क्या क्या राइट्स है। डिस्कस करूंगी ना मैं आप लोगों के साथ में। आपको मैं यहाँ पर क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी सब दिखाऊंगी। अभी यहाँ पे रुको आप, ये सारे पॉइंटर्स पे देखो, मैं यहाँ पे क्राइम क्राइम करके दिखाती हूँ कि नहीं करके दिखाती हूँ। ये तीनों चीज आप यहाँ पे पढ़ोगे, क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी और विक्टिमोलॉजी, इसी के अंदर जो आप लोगों का BNSS जो अभी नया लॉन्च हुआ है। ठीक है, चलो। बेल बॉन्ड,
अंडरटेकिंग टू रिलीज द श्योरिटी। बेल बॉन्ड में आप क्या करते हो ना, कोर्ट को टिकट लगा के ये बोलते हो कि सर मेरी जिम्मेदारी है, और एज अ श्योरिटी आप बेल बॉन्ड में एफिडेविट देते हो और ये बोलते हो कि आई नो द एफिडेंट। ऐसे करके आप बेल बॉन्ड में वो भर के देते हो कोर्ट को, और बेल बॉन्ड भरने के बाद में ही जो अक्यूज है उसको लेके छोड़ा जाता है। यानी पुलिस क्या करती है, हम वो कोर्ट को देते हैं और कोर्ट क्या करती है, वो फॉर्म जो है बेल बॉन्ड वो देती है पुलिस ऑफिसर, और पुलिस ऑफिसर हम लोगों का जो अक्यूज है, हम लोगों का मतलब जो अक्यूज है उसको बाद में छोड़ा जाता है। इसको यहाँ पे बोला गया है बेल बॉन्ड। समझा? क्लियर हुआ? अंडरटेकिंग फॉर रिलीज, और अंडरटेकिंग का मतलब ये कि मैं जवाबदारी ले रहा हूं। मैं आपको प्रोसेस भी बता दिया कि बेल बॉन्ड जब आप देते हो तो आप बेल बॉन्ड कोर्ट को देते हो, कोर्ट जो है पुलिस ऑफिसर को देता है, पुलिस ऑफिसर जो होता है हमारे अक्यूज को छोड़ता है। ठीक है, इन द ऑफेंस ऑफ बेलेबल ऑफेंसेस में। ठीक है, नाउ बॉन्ड। बॉन्ड मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। अगर आप कोर्ट को बॉन्ड लिख के देते हो कि सर मैं श्योरिटी नहीं, मैं ऐसा बॉन्ड देता हूं कि मैं एक गुड बिहेवियर, मैं एक इनोसेंट पर्सन हूं, और मैं एक अच्छा पर्सन हूं, मैं डिसेंट हूं, मैं सोसाइटी के लॉज को फॉलो करता हूं, जिसको लेकर आप खुद बॉन्ड दे रहे हो, और उस बॉन्ड को लेकर कहते हैं पर्सनल बॉन्ड, यानी कि श्योरिटी की जरूरत नहीं होती है। जहां पर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसमें आप लोगों को जो अक्यूज्ड होता है उसको बेल कंपलसरी देनी पड़ती है ना, लेकिन जब तक वो श्योरिटी अरेंज कर सकता है तब तक वो क्या करता है, कोर्ट को एक बॉन्ड देता है जिसे हम कहते हैं पर्सनल बॉन्ड। सुन के ले लो, फिर से बता रही हूँ कि जब तक अभी 138 का केस होता है तो वहां पर समन्स जाते हैं ना, अक्यूज को बुलाया जाता है, तो अक्यूज को अगर श्योरिटी अरेंज नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसको ऐसा कोई बंदा नहीं मिल रहा है जो श्योरिटी बन के कोर्ट के सामने ये बोले कि मैं बेल देने के लिए तैयार हूं, तो तब तक वो क्या कर सकता है, इन पर्सन वो बेल के लिए पर्सनल बॉन्ड देगा कोर्ट के सामने, ये बोल के कि ओके आप मुझे बॉन्ड पे रिलीज कर दो, और मैं ऐसी अंडरटेकिंग देता हूं कि नेक्स्ट डेट मैं श्योरिटी लाके अब दूंगा। ठीक है, ये है बॉन्ड, BOND। एक होता है इंडेमनिटी बॉन्ड। इंडेमनिटी बॉन्ड जो होता है मोस्टली, मैं आप लोगों को बता दूं, जो रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई है और वो गाड़ी पुलिस को मिली है, तो आपको पुलिस डायरेक्टली वो गाड़ी नहीं देती है, आपको वो गाड़ी के लिए कोर्ट में रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी करना पड़ता है, और उस रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी के बाद में उस प्रॉपर्टी को आपको हैंड ओवर किया जाता है, जिसको लेकर कोर्ट क्या बोलती है कि आप हमें इंडेमनिटी बॉन्ड लिख के दे दो कि जब तक ये केस चलेगा तब तक आप गाड़ी ना बेच सकते हो, ना खरीद सकते हो, ना आप उस गाड़ी को किसी थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट करने का आपको कोई राइट नहीं है। समझा? समझा? बॉन्ड समझा? क्लियर हुआ? जिसमें मैंने यस आपको मैम। एक और चीज बताई विच इज हाँ। कॉल्ड एज इंडेमनिटी बॉन्ड। यस। ठीक है, ये इंडेमनिटी बॉन्ड होता है 500 रुपए का स्टैम्प पेपर। मैं चलो आपको ये भी बता देती हूँ कि इंडेमनिटी बॉन्ड जो होता है 500 रुपीज का स्टैम्प पेपर होता है, जिसमें आप कोर्ट को देते हो, और कोर्ट आपकी गाड़ी के लिए पुलिस ऑफिसर से कहती है अब इनकी गाड़ी इस बॉन्ड के ऊपर छोड़ दिया जाए, जिसमें उन्होंने लिख के दिया है कि वो उस गाड़ी को ना बेचेंगे, ना उस गाड़ी को किसी और को कुछ भी नहीं करेंगे, या इस गाड़ी को ये लोग किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे सिवाय अपने यूज को लेकर। ठीक है, तो वो आ गया बॉन्ड में। अब आते हैं चार्ज। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज वे चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। मैंने आपको बताया था कि आप लोगों के ऊपर मल्टीपल केसेस होते हैं, यानी आपके ऊपर फॉर्जरी भी हुआ है, चीटिंग भी हुआ है, और भी आपके ऊपर बहुत सारे केसेस हुए। तो चार्ज जब फ्रेम होता है ना, वो चार्ज जहां पे इंक्लूड करता है, आप लोग इस चार्ज को भी पढ़ेंगे आगे कि कितने चार्ज होते हैं जो कोर्ट, आपको पता है चार्ज फ्रेम करना ही मल्टीटास्किंग है, जैसे इश्यूज फ्रेम करना होता है। जो जजेस होते हैं ना, जो टास्क का काम होता है ना, इन लोगों को चार्ज फ्रेम करना होता है। कभी तो वो सारे सेक्शंस पे चार्ज कर देते, कभी तो वो कुछ सेक्शंस लेते नहीं है, उसको लेकर हम रिवीजन में जाते हैं। तो ये है वो चार्ज
ये चार्ज वो चार्ज नहीं है कि बैटरी चार्ज हो जाए, आपका दिमाग चार्ज हो जाए या गाड़ी चार्ज रहे। ये चार्ज वो चार्ज है, जो भी सेक्शंस, जो भी अपराध आपने किए होते हैं और जो भी कलम आप लोगों के ऊपर लगाए जाते हैं, उसके अंदर कोर्ट को चार्ज फ्रेम करना पड़ता है। समझे? बताऊंगी डिटेल, चार्ज जब पढ़ेंगे ना, आपको चैप्टर है ना। चार्ज फ्रेम का कॉग्निजेबल, हाँ चार्ज फ्रेम का मैं हाँ, बताओ। चार्ज फ्रेम की बात बराबर। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस जहां पर बेल तो नहीं मिलती है ना। पुलिस ऑफिसर बिना किसी वारंट के आपको अरेस्ट कर सकता है। आपको मतलब अगर आपने कुछ ऐसा क्राइम किया है तो डेफिनेटली आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जिसको आप फर्स्ट शेड्यूल में पढ़ोगे, अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। और इसको कहीं ना कहीं जो पुलिस ऑफिसर्स है, अब आप लोगों की चंपी करने वाले हैं बीएनएसएस के वजह से। देख लेना आगे जब मैं आपको बताऊंगी ना कि पुलिस ऑफिसर्स के हाथ में वो पावर दे दिया गया है जो भूल कर भी नहीं देना चाहिए था, पर बीएनएसएस में वो पावर इन लोगों को दे दिया गया है। ठीक है ना। क्या है? कंप्लेन, हम्म, पावर क्या है? 107 बताऊंगी ना, 116 में होता था। अब बताऊंगी ना। इतना जल्दी क्या है, मैं अभी रिवील कर दूं तो बात ही खत्म हो जाएगी। मेरी तो स्टोरी स्टार्ट होते ही एंड हो जाएगी। मैं क्या पिक्चर का दी एंड थोड़ी बताने बैठी हूँ यहाँ पे। पिक्चर तो देखो पहले। ठीक है तो हाँ, हाँ देख। पिक्चर अभी बाकी है। अब कंप्लेन, हम लोगों ने देखो ए से पढ़ा ऑडियो, बी से पढ़ा बेल, सी से पढ़ा बेलेबल ऑफेंस, डी से पढ़ा बेलेबल बॉन्ड, ई से पढ़ा बॉन्ड, एफ से पढ़ा चार्ज, जी से पढ़ा कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, ए से ऑडियो, बी से बेल, सी से बेलेबल, अब बेल को छोड़ा तो बेलेबल ऑफेंस, और डी को बेलेबल ऑफेंस हुआ तो उसको लेकर आपको क्या देना पड़ता है कोर्ट के सामने, बॉन्ड देना पड़ता है। अगर ऑफेंस के बाद में आप क्या दोगे, बॉन्ड दोगे। और बॉन्ड के बाद में कौन सा बॉन्ड होगा, पहले आपको बेल बॉन्ड देना जिसमें जो श्योरिटी आएगा कि वो आपको छुड़ाएगा, अगर श्योरिटी अवेलेबल नहीं है तो खुद का बॉन्ड दोगे। खुद के बॉन्ड देने के बाद में क्या होगा, आपके खिलाफ चार्ज फ्रेम होगा। चार्ज फ्रेम होता है, अगर ऐसी बात होती है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो जा जेल, गो टू जेल, है ना। वो है कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब एच आती है कंप्लेन की बारी। कंप्लेन मींस एलिगेशन, मींस ओरली और इन राइटिंग टू द मैजिस्ट्रेट। आज भी इस चीज को क्यों नहीं बदला गया ना, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। अब कंप्लेन जो एलिगेशंस है, आप कोर्ट के सामने ओरली बोलोगे क्या जाके कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है। यहाँ पुलिस को भी आप ओरली कंप्लेन देते हो जाके, तो पुलिस क्या करती है, एनसी करके आप लोगों को भगा देती है। तो बस वो ओरली ये है। ये ओरली की जो बात की जा रही है ना, कंप्लेन मींस एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब होता है इल्जाम जो कि किए गए हैं ओरली और इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे मैजिस्ट्रेट बोला जा रहा है, तो मैंने इसीलिए आपको खुलासा कर दिया इस बात का कि यहाँ पे मैजिस्ट्रेट को कोई भी ओरल कंप्लेन नहीं चलती है। इनको ये देखना भूल गए कि इसको एडिट करना वो लोग भूल गए। तो मैजिस्ट्रेट को जो है ना, जो हम लोग सुने थे हम सुनील के केस में कि फोन पे एफआईआर हो जाती है, हेलो हेलो हाँ एफआईआर करो, ये लिखो तो हमारी एफआईआर है ना। वैसे ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि एनी एलिगेशंस मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट। वैसे मैं आपको बोल रही हूँ, ओरल कंप्लेन मैजिस्ट्रेट कभी भी एंटरटेन नहीं करते हैं। ये भूल गए हैं ओरल को कट करने के लिए। हाँ, कंप्लेन टू अ पुलिस, जिसको भी हम कंप्लेन करते हैं पुलिस ऑफिसर को, तो ओरली आप कोई भी कंप्लेन करते हो तो आपको एनसी बनाकर, जैसे हम नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट कहते हैं, एनसीआर कहते हैं, वो आप लोगों को देते हैं और भगा देते हैं। ये बात यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे विद अ व्यू टू इज टेकिंग एन एक्शन अंडर दिस संहिता दैट सम पर्सन वेर इन नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है पता है आप लोगों को, कि देखो मैं आपको बता दूं कि चोरी किसने की है, आपको उसका नाम थोड़ी पता होगा। वो नोन भी हो सकता है, वो अननोन पर्सन भी हो सकता है, आप उससे जानते हैं, आप नहीं भी जानते होंगे उसको। जरूरी थोड़ी है कि हम सबको पहचानते हैं, दुनिया इतनी बड़ी लगी पड़ी है,
हमको थोड़ी पता है ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, वो कौन है, ये तो नहीं पता। तो ये सीरियसली बात है कि सम पर्सन वेदर नोन और अननोन, जो नोन है अननोन है। अब मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अननोन पर्सन के खिलाफ भी एफआईआर होती है, ठीक है। रेप हो गया लेकिन उसको पता ही नहीं था रेपिस्ट कौन था, कि किसने उसका बलात्कार किया है, तो अननोन पर्सन की एफआईआर होगी ना। चोरी की, पता ही नहीं है कौन था चोर, अननोन पर्सन के खिलाफ एफआईआर होगी ना। मेरा पर्स छीन के चले गया, मैं रो रही हूँ, मेरे उसमें कार्ड्स है, ये है, वो है, तो अननोन पर्सन है, मुझे नहीं मालूम है वो कौन है, और मैंने अगर उसको देखा ही नहीं तो क्या एफआईआर नहीं होगी क्या? चोरी तो चोरी है ना, ठीक है। अननोन और नोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, अगर उसने अपराध किया है, बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट, जहां पर पुलिस रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। अब ये इशारा जो आप लोगों को दे रहा है, ये 156(3) की कंप्लेंट जब हम करते थे प्राइवेट कंप्लेंट के बारे में, आपको यहाँ पे इशारा है ना, कि आपने पुलिस को एप्लीकेशन दी, उसके बाद पुलिस ने आपको बोला भाग इधर से, नहीं लेंगे तेरी एप्लीकेशन। क्यों ले भाई, क्या है तेरे पास, सबूत क्या है, एविडेंस क्या है? आप लोगों को पता है कि ये जो रिपोर्ट है, इन केस डिस्क्लोजेस एन इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट, अगर उसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है कि उसमें उसको कंप्लेंट के जैसे ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस के बारे में यहाँ पे बोल रहा है। छोटा मोटा अपराध नहीं है पर अपराध है, छोटा मोटा अपराध नहीं है पर अपराध है। तो ये कंप्लेन जो होगी, बाय होम सच रिपोर्ट इज मेड डीम्ड टू बी कंप्लेन, जिसने ये कंप्लेन की है उसको ये एज अ कंप्लेन ट्रीट किया। डीम्ड का मतलब है इस बात को इसी तरीके से समझा जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज डीम्ड। समझ में आया? या मैं सिर्फ आपस में बात कर रही हूँ या अपने से बात कर रही हूँ, ऐसे लग रहा है मुझे आज। यस मैम। अनुष्या क्लियर हुआ मैम? यस मैम। क्लियर हुआ? महेश, जी मैम। महेश यस मैम। क्लियर हुआ? हाँ। ठीक है, बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के ऊपर या कम्युनिकेशन के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, अब आई फॉर इंटरनेट, आई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। आई फॉर इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। रिटन और वर्बल, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन, वीडियो कंटेंट ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड वेदर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अ डिवाइस, और फ्रॉम अ डिवाइस टू अ पर्सन। किसी तरीके से भी जो आप लोगों की कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के थ्रू एक्सचेंज हुई है, मैं आप लोगों को बता दूं कि टेलीग्राम पे जो यहाँ ये चीजें चलती हैं कि आप इतना पैसा दो, और वहां पर बहुत सारे मैंने देखे हैं कि वो लोग सेक्स चैट करते हैं, बाद में फंस जाते हैं, बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो कि मेजर खतरनाक है। टेलीग्राम मेजर खतरनाक है, सारे के सारे वेबसाइट्स जो आप यूज करते हो, क्योंकि आप लोगों को जो क्लिक करना होता है ना, आप इजीली करते हो, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता है कि उसका जो नुकसान है वो क्या होने वाला है, ठीक है। तो टेलीग्राम इज द मेजर एजेंडा हियर। उसके बाद में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंक्लूड टेलीफोन, मोबाइल फोन और वायरलेस कम्युनिकेशन, और कंप्यूटर, ऑडियो वीडियो प्लेयर और कैमरा, और any other electronic device or electronic form which may be specified by the notification by the central government। डीएसएलआर कैमरा, डीएसएलआर कैमरा में क्या कुछ नहीं हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता है, बहुत सारी चीजों को एडिटिंग्स नहीं होती है, होती ही नहीं होती है। इसका चेहरा लगा के उसके चेहरे के ऊपर अगर समझो ऐसा कुछ वीडियो बना दिया, नहीं होता है क्या? होता है ना, साइबर लॉ है ना इसके लिए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आप लोगों को डायरेक्टली साइबर लॉ को लेकर इनविटेशन कॉल दे रही है कि भाई ऐसा कुछ भी होता है तो एफआईआर होगी अंडर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, और उसको रजिस्टर पुलिस भी करेगी और वो कंप्लेन कोर्ट में भी जाएगी। दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। जो भी वीडियो आपको
आपके मोबाइल से गया है, जिसके पास गया है, आपके डिवाइस से गया है, उसने भेजा है, आपने भेजा है, क्या कॉन्वर्सेशन हुई है, जो भी चीजें हुई है, दैट इज इंक्लूडेड इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। समझा? समझा Yes, या नहीं? ma'am. मेरे को तो ऐसे लग रहा है मैं खुद को पढ़ा रही हूँ आज, पता है क्या? ध्यान है नहीं है, सब क्या कर रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता, क्यों है ना? मैम? ध्यान से क्यों पढ़ मैम? रहे हैं। नहीं, सब यस में मैम, लगा। आ रहा है सब। समझ में आ रहा है पक्का? मैम सबको बोलिए वीडियो वीडियो यस मैम। हाँ, सब वीडियो ऑन करो ना। लोग वीडियो ऑन करके पढ़ते हैं, मैं आप लोगों के सामने वीडियो ऑन करके बैठी हूँ, तो आप लोगों का भी काम है ना वीडियो ऑन करके बैठने के लिए। मैं कैसे देखूं और मैं कैसे बिलीव करूं कि सच्ची में आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? या ऐसे लग रहा है मुझे कि पता नहीं क्या बकवास किए जा रही है, ये हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। और मेरे को लग रहा है मैं ठंडा पढ़ा रही हूँ, पता है आज। नहीं तो मेरा पढ़ाने का वे और आज पढ़ाने का वे मेरे को खुद को ही नहीं अच्छा लग रहा है। आदित्य, अरीफा, सत्या, नीलकंठ, मैम सभी को दीपशिका, वीडियो ऑन करना है। अनुष्का। मैम हाँ, of प्रेजेंट। course. All the participants are requested to on the video in every. I have asked and even requested each one of you to on the video. Considering किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो ठीक है, जैसे राजेश की तबीयत ठीक नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। दीपशिका, वीडियो ऑन करो। मैम मैं कैमरा ऑन करूंगी तो मैं लॉग आउट ही हो जाऊंगी। अच्छा, नेटवर्क काफी वीक है किसका वीक है? मेरा। अच्छा, सत्या आपका वीक है। ओके यस ओके। मैम, इसलिए क्लास। हाँ हाँ सोनिया मैम, आई नो अबाउट यू, आई नो अबाउट यू। चलो करें, स्टार्ट करें, आगे बढ़ूं। चलिए, अब आती है हाई कोर्ट। अब ये ना आप लोगों ने पहले ही पढ़ा था, इन रिलेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट और द स्टेट इन रिलेशन टू द यूनियन टेरिटरी और द jurisdiction ऑफ द हाई कोर्ट, स्टेट में एक्सटेंड बाय लॉ दैट हाई कोर्ट इन रिलेशन टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी हाई कोर्ट और क्रिमिनल अपील फॉर द टेरिटरी अदर देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अभी हाई कोर्ट का मतलब यार मैं एक्सप्लेन करूँ तो बहुत ठंडा लग रहा है मेरे को कि हाई कोर्ट इन रिलेशन टू द स्टेट और हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, आपके हाई कोर्ट में हर जगह स्टेट में है, यूनियन टेरिटरी में है, और जो रिलेशन जो हमारा दिल्ली है वहां पे सुप्रीम कोर्ट है, बस उसके बारे में यहाँ पे हाई कोर्ट का मतलब बताया गया है। ठीक है, मोरलेस इतना कुछ खास नहीं है। इंक्वायरी मीन्स इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर द संहिता बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। कोर्ट क्या करता है? इंक्वायरी करता है। कोर्ट क्या करता है? इंक्वायरी करता है। पुलिस क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन करती है। कोर्ट क्या करता है? इंक्वायरी करता है। पुलिस क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन करती है। समझा? क्लियर हुआ ये बात? ठीक है। अब देखो, ये इंक्वायरी जो है, जब मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है तो कौन से केसेस में इंक्वायरी करता है? कब इंक्वायरी करता है? ट्रायल के चलाते समय, 156(3) के समय कब इंक्वायरी होती है? कोर्ट क्या इंक्वायर करता है कि जो भी फैक्ट्स आप कोर्ट के सामने लेके आए हो, क्या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंडर आते हैं, ये बेलेबल है, ये नॉन बेलेबल है। सारी इंक्वायरी जैसे इन्वेस्टिगेशन हमारी पुलिस करती है, वैसे ही मैजिस्ट्रेट साहब इंक्वायरी करते हैं। Got it? समझा? चलो, अब इन्वेस्टिगेशन की बारी। Includes a proceedings under Sanhita for a collection of evidence conducted by the police officer or any other person other than a magistrate who is authorized by the magistrate in this behalf। अब क्लियर कट बात है कि ये इन्वेस्टिगेशन जब कोई ऐसे सबूत इकट्ठे करने होते हैं तो पुलिस क्या करती है? पंचनामा करती है, पंचों को बुलाती है, स्पॉट पंचनामा होता है। मैंने तो आप लोगों को टाइप्स ऑफ पंचनामा भी बताया था कि कितने टाइप्स ऑफ पंचनामा होते हैं। नहीं पता है तो पंचनामा के ऊपर यूट्यूब पे मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देखिए कि कितने टाइप्स ऑफ पंचनामा होते हैं और कौन से पुलिस ऑफिसर्स कैसे पंचनामा करते हैं। ठीक है, तो ये जो पंचनामा होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो उन्हें जो सबूत इकट्ठे करने होते हैं, एविडेंस को कलेक्ट करना होता है, जो पुलिस ऑफिसर है वो करता है। मैजिस्ट्रेट को क्या हम लोग स्पॉट पंचनामा के लिए लेके जा सकते हैं क्या? क्या मैजिस्ट्रेट को उस यस लेके जा सकते हैं? नहीं नहीं विक्की, यस। मैजिस्ट्रेट को अगर जजमेंट देते समय किसी चीज का डाउट आता है ना, मैजिस्ट्रेट वहां स्पॉट पे जाके
वो सब चीजों को देख के आता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में जाता है। नहीं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में नहीं, जहां पर भी लगता है ना वो कर सकते हैं। ये बात आप रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, कौन सा केस है जहां पर रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट में? एक्सीडेंट का जो केस है, वो यहाँ से गाड़ी आई और वो मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं ये बात ये नहीं, ऐसी नहीं है, दिस इज रॉन्ग, ये झूठ है। अगर गाड़ी यहाँ से आई है तो एक्सीडेंट ऐसे होना चाहिए। ये कैसे कह रहा है कि गाड़ी यहाँ से आई और इसको ऐसे मारा? वो कैसे हो सकता है? तो मोस्ट प्रोबेबली अगर डेथ है तो डेथ के स्पॉट पे भी जाके मैजिस्ट्रेट जाके वहां पे देख सकता है। तो इट इज ट्रू, ये नहीं कहूंगी कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं करेगी, पर अगर जो मैजिस्ट्रेट है, हाँ हाँ, यस यस यस, रेप केस के अंदर, कस्टोडियल डेथ के अंदर 100% मैजिस्ट्रेट वहां पे जाकर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन। मतलब वो जाके इंक्वायरी करेगा, वो सारी चीजों को देखेगा। इसीलिए तो मैंने आप लोगों को बोला ना, जो आपके दिमाग में ये भंवरी है ना कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि पुलिस वहां पे जाएगी, पुलिस एविडेंसेस कलेक्ट करेगी, बराबर है, पुलिस एविडेंसेस कलेक्ट करेगी, पुलिस सब करेगी। लेकिन जहां पर भी मैजिस्ट्रेट को लगता है ना कि यहाँ पे फाउल प्ले हो रहा है, तो मैजिस्ट्रेट वहां पे खुद जाएगा, चेक करेगा और उसके बाद में वो डिसीजन दे सकता है। फेयर ट्रायल है, फेयर इनफ। समझा आप लोगों को इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बीच में क्या डिफरेंस है ना? चलो, वेयर द प्रोविजन ऑफ स्पेशल एक्ट, नहीं, उसको एक्सप्लेनेशन को खत्म करते हैं ना। वेर एनी द प्रोविजंस ऑफ अ स्पेशल एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता, द प्रोविजन ऑफ स्पेशल एक्ट शैल प्रिवेल। अगर ऐसी कोई बात है जो इनकंसिस्टेंट है, यानी कि उस संहिता के अकॉर्डिंग अगर नहीं लग रही है, तो उसको स्पेशल एक्ट लग जाएगा। ठीक है? ऐसी कोई सेक्शंस जो आप लोगों को इस संहिता के अंदर अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो ये संहिता में ना जाके इसको स्पेशल एक्ट में ले लिया जाएगा। जैसे आर्म्स एंड एम्युनिशन स्पेशल आता है, ठीक है, एनडीपीएस स्पेशल आता है ना, पॉस्को, प्लीज डोंट पॉक्सको मत बोलना, पॉस्को स्पेशल में आ जाता है। ऐसी कोई चीजें जो यहाँ पे नहीं है इस संहिता के अंदर, उसको स्पेशल एक्ट में ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए मैंने आप लोगों को रुकाया। ठीक है, अब के आते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे, है ना, सॉरी, एम आता है। मेरा एबीसीडी वो लगा हुआ है ना मेरे दिमाग में इसलिए मैंने बोला। ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स includes any proceedings in the course of evidence is may or legally taken oath। अब जो भी एविडेंसेस होते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का मतलब ही होता है कि जो भी साक्ष्य लेना होता है, तो अब कोर्ट को ओथ पे लेना होगा, यानी कि वो विटनेस बॉक्स में खड़े रहेंगे, उनसे पूछा जाएगा, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, भगवान कसम सच कह रहा हूं, आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड वॉट एवर स्टेटेड अबाउट इज ट्रू एंड करेक्ट, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, बिलीफ एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, लोकल ज्यूरिसडिक्शन। अब ये सबसे बड़ा बात है। जो लोकल ज्यूरिसडिक्शन की अगर मैं बात करूं कि दो जजेस जो है, जिन्होंने एक जो जजेस के खिलाफ कंप्लेन किया है कि उसने मुझे ट्रांसफर लेटर रात को लेने के लिए बुलाया, और एक जज ने ये कंप्लेन किया है कि इसने मुझे ऐसा आप लोगों को पता है, जिस जज ने ओपन लेटर लिखा था, जो उसके साथ में मोलेस्टेशन हुआ है, वो सारी चीजें उसने ओपन लेटर को लिखी थी, है ना, उसके बाद में भी उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। उसने क्या किया, जो एसएचओ है उसको कॉल किया कि आप मेरी एफआईआर तो रजिस्टर करो। उसने क्या कहा, भाई मैं तो एक छोटा मोटा इंसान हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप लोगों को पता है कि कहाँ से क्या चल रहा है, आप मुझसे बेहतर जानते हो। ये देखो कि कैसे कंट्रोल हो रही है चीजें लोकल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। मैं ये इसीलिए बोला कि लोकल ज्यूरिसडिक्शन जो यहाँ पर कोर्ट इंक्लूड हो रहा है, जहाँ पे मैजिस्ट्रेट इंक्लूड हो रहा है, वो कोर्ट जो लोकल ज्यूरिसडिक्शन में बैठ के और लोकल पीपल को कहीं ना कहीं जस्टिस देने की बात कर रहा है, और उसी को उस लोकल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जस्टिस नहीं मिल रहा है। आप दोनों जजेस के बारे में जानते हो, एक को रात को बुलाया गया था ट्रांसफर लेटर लेने के लिए, और एक को रात में ये मोलेस्टेशन का जो उसने किया है ओपन लेटर लिखा है,
और उसके बाद में आज दिन तक आपने सुना है क्या कि भले ही हम लोग बीएनएसएस पढ़ रहे हैं, भले ही हम लोग न्यू लॉज पढ़ रहे हैं, फिर भी तो वो एसएचओ ने क्या बोला, आप तो जानते हो क्या हो रहा है मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो एक मामूली इंसान हूँ, मैं जो कर सकता हूँ उतना ही करूंगा जितना मेरे से होगा, उससे ज्यादा मेरे पास पावर नहीं है, कंट्रोल किसी और के हाथ में है। तो ये लोकल जुरिस्डिक्शन जो लोकल एरिया की बात करता है, जो मैजिस्ट्रेट की बात करता है, ऑल ऑफ इट्स पावर अंडर दिस संहिता, सच लोकल एरिया में कंप्राइज द होल ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पर लोकल एरिया में इन्होंने क्या बोला है, और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट दैट द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। अब यहाँ पे ना देखो लोकल जुरिस्डिक्शन के बारे में क्या बोला गया है, हम लोग कंफ्यूज होते थे ना कौन सा केस कहाँ पे करना है क्या करना है, तो इन्होंने लोकल एरिया को लेकर सीधा सीधा बोला कि सच लोकल एरिया में कंप्राइज द होल ऑफ द स्टेट, पूरा स्टेट आएगा आपके लोकल एरिया के अंदर। अब मार्क कर दो इस पॉइंट को, मार्क कर दो, होल ऑफ द स्टेट, पूरा स्टेट आप लोगों का लोकल एरिया में आ रहा है, ठीक है। लोकल जुरिस्डिक्शन की जो बात होती थी ना पहले कि लोकल जुरिस्डिक्शन क्या है, कैसी जुरिस्डिक्शन का पता चलेगा, खून यहाँ हुआ तो कहाँ हुआ, कहाँ हुआ तो सजा कहाँ होगी। अगर हम लोग जैसे एनडीपीएस को लेकर ये बोल रहे थे कि देखो राजेश, एनडीपीएस की बात हो रही थी ना कि अगर वो वहां पे लोकल एरिया में हुआ है तो केस कहाँ चलेगा, जहां एफआईआर हुई है, हमारा मानना ये था ना। तो अब इन्होंने लोकल जुरिस्डिक्शन को क्या बोल दिया कि लोकल एरिया में कॉम्प्राइज ऑफ होल ऑफ द स्टेट, पूरे स्टेट को इन्होंने लोकल जुरिस्डिक्शन दे दी है, ठीक है। तो एनडीपीएस का केस जहां पे ये बोला जा रहा है ना कि एफआईआर जहां पे हुई है वहीं पे वो जो ट्रायल चलेगा, अब होल ऑफ द स्टेट में हम लोग आ गए, ठीक है। अगर हम ये दिखा सकते हैं कोर्ट को कि हम इस स्टेट में हैं और ये केस यहाँ पे हुआ है, तो हम होल ऑफ स्टेट के अंदर लोकल जुरिस्डिक्शन में एनडीपीएस का बेल कर सकते हैं। समझे ये बात? Yes, ma'am. चलो, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच नॉन कॉग्निजेबल केस द पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। अगर उन्होंने, जैसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का अगर मैं कहूं तो इसे एनसीआर भी कहा जाता है, इसे एनसी भी कहा जाता है। आप वहां पे चले गए और पुलिस को बोला कि मेरे पति ने मुझे रात को धमकी दी है कि वो मुझे कल मार देगा, ठीक है। तो पुलिस क्या करेगी, मर्डर का केस रजिस्टर नहीं करेगी, मर्डर को नहीं लगाएगी, लेकिन यहाँ पे पुलिस क्या करेगी, एनसीआर लिख देगी कि ये मेरे पास आई थी, इसने मुझे इंफॉर्मेशन दी है कि इसका पति इसको कल मारने वाला है, ठीक है। आपको जो मैसेज आया, अगर आप दूसरे दिन वो मैसेज लेके पुलिस वालों के पास नहीं जाते हो, तो पुलिस उसके बाद में, आपने समझो 8 दिन के पास आप पुलिस के पास गए, तो पुलिस एनसीआर नहीं करती, पुलिस एनसीआर नहीं करती, हाँ, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट नहीं लिखती है, समझा। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ऐसा ऑफेंस है जो पुलिस को पावर नहीं है अरेस्ट करने का, यानी कि विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है, ठीक है ना। नोटिफिकेशन का मतलब क्या ही बताऊं मैं, है ना। चलो, क्यों ऑफेंस, क्यों किया तुमने ऑफेंस, क्यों किया, शर्म नहीं आ रही थी ऑफेंस करने में आपको, क्यों किया ऑफेंस, तो आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे। Means any act or omission made punishable by the law for the time being in force includes the act. Complaint may be made under section 20 of cattle trespass 1871. अब इसको रखने की क्या जरूरत पड़ी है, मुझे बताओ ना, ये कैटल ट्रेसपास 1871 को रखने की क्या जरूरत पड़ी है, जब हम लोग 2023 में आ रहे हैं फिर भी हम 1871 72 का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, ये सेम टू सेम हम लोगों ने ऑफेंस पढ़ा हुआ है, सेम टू सेम सीआरपीसी के अंदर, सेम डिक्टो, मुझे बताने की कोई भी जरूरत नहीं, सेम टू सेम, ठीक है। क्या पूछा है वो, कैटल ट्रेसपास मींस, उसमें बताओ कैटल ट्रेसपास के बारे में क्या बताया था मैंने, 3 बार पढ़ा है मैंने। कैटल ट्रेसपास जैसे एक एक्ट है जो 1871 में पास हुआ था, जब कॉन्ट्रैक्ट पास हुआ था उस टाइम पे, उसका सेक्शन नंबर 20 ऑफेंस के बारे में बात करता है। समझा, कैटल ट्रेसपास जो है एनीथिंग व्हिच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ इज नोन एज ऑफेंस।
जो लॉ आपको कहीं ना कहीं प्रोहिबिट करता है करने के लिए, उसे ऑफेंस कहा गया है। तो इस ऑफेंस के अंदर जो है, जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं था तब उन्होंने कैटल ट्रेसपास को लेकर, उन्होंने सेक्शन 20 को लेकर आज भी वही चीज लिख के रखी है कि आपने कोई भी ऑफेंस किया जो नहीं दिखा गया था, अब मैं आपको बताती हूँ कि वो ऑफेंस अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास में आता है। बस उतनी सी बात है। ठीक है, चलो समझा, या मैं आप लोगों को इसको और डिटेल में समझाऊं? एक मिनट। हाँ, मैम Yes, डिटेल ma'am, समझ में। कुछ में एग्जाम कैसा गया? ठीक ठाक जा रहे हैं। आज कौन सा पेपर था? आज नहीं था, कल है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू। गोल्डन रूल क्या है? क्या? गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। आई डोंट नो, अभी पढ़ूंगी मैं। चलो सॉरी, चलो कैटल ट्रेसपास का मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ऑफेंस जो यहाँ पे बताया जा रहा है ना, कि मींस एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ, ऐसा अपराध जो आप ऑफेंस करते हो, तो लॉ आपको परमिशन देती है क्या ऑफेंस करने के लिए? ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अगर यहाँ पर मैं बात करूं, जो इंक्लूड करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंप्लेंट, अगर आपने कंप्लेन की है, पहले के टाइम में क्या होता था ना, जो कैटल ट्रेसपास को लेकर इन लोगों का अलग से सेक्शन नहीं बना हुआ था, तो उन्होंने ऑफेंस में इंक्लूड कर दिया कि आप अगर ऐसा कैटल ट्रेसपास करते हो, कुछ ऐसा करते हो, तो सेक्शन 20 के अंदर आप अपराधी माने जाओगे। ठीक है, दैट इज सेक्शन नंबर 20 अंडर कैटल ट्रेसपास। ठीक है, विकी समझा? आपने मेरा लेक्चर इसी अभी कोई बार से कैटल समझा? ट्रेसपास को कॉन्ट्रैक्ट से जोड़ रहा था, कुछ ऐसा था कि अभी क्या क्या क्या? अभी someone was relating this cattle trespass act to the contract something. No, no, it is not a contract. नहीं, That's someone why was I saying, I said think, that. ना? No, 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 no. It's not a contract. It is not a contract. It is not a contract. Cattle trespass never ever could be a contract. It's just because cattle trespass was not included, so they have brought this cattle trespass in the section with an definition in an offense, where for this offense it was not particularly mentioned. So in an offense they have given section 20 as a cattle trespass under section 80 in the year 1871. Okay, it's not a big agenda. इट इज जस्ट बिकॉज उसकी डेफिनेशन वहां नहीं दी गई थी, तो उसको ऑफेंस में इंक्लूड करने के लिए इन्होंने सेक्शन 20 के बारे में यहाँ पे बताया कि सिमिलरली हम लोगों ने इसको सीआरपीसी में भी ऑलरेडी पढ़ रखा है, सेम टू सेम कट पेस्ट जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे चिपकाई है इन्होंने। Yes, और आपने कहा ना Yes. कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर किसने कहा था? नहीं, someone was saying, as I just उन्होंने noted it, बोली कि होगी। someone was talking about contract. She was relating this contract to cattle trespass. No, 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 no. That's not right. This is a totally different act. No, no, that's totally different act. This act is totally different than contract. ठीक है, मैम, it's fine. Please go ahead. Yeah. Okay. Now, officer in charge of a police station.
तो मैंने जैसे वो कहा ना कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, अभी जो SHO होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, तो ये जो पुलिस स्टेशन के अंदर जो स्टेशन हाउस होता है और अनेबल फॉर इलनेस, अब देखो पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, अगर वो पर्सन एब्सेंट है, वो नहीं आया है, कहाँ नहीं आया, स्टेशन हाउस। व्हाट इज अ स्टेशन हाउस? स्टेशन हाउस का मतलब है पुलिस स्टेशन की बात की जा रही है यहाँ पर। और अनेबल फ्रॉम इलनेस और अदर कॉज ऑफ परफॉर्म हिज ड्यूटीज, या ड्यूटी वो बीमार है और अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, द पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट द स्टेशन हाउस, द नेक्स्ट रैंक ऑफिसर अबव रैंक ऑफ कांस्टेबल को छोड़कर वो पुलिस ऑफिसर एक्ट करेगा उस पुलिस ऑफिसर के जगह पे जो एब्सेंट है, नॉट कांस्टेबल। कांस्टेबल कैन नॉट बी अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है। when the state government directs any other police officers of present, तो स्टेट गवर्नमेंट ने आप लोगों को खुलेआम बता दिया यहाँ पर कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर है, वो बीमार है, वो नहीं आ पा रहे हैं, तो उसको लेकर जो भी ऑफिसर होगा जो हाई रैंक वाला होगा, यानी उसके कहीं ना कहीं जूनियर होगा बट नॉट अ कांस्टेबल होगा, उसको हम लोग कंप्लेन दे सकते हैं, ठीक है ना। प्लेस, प्लेस इंक्लूड्स हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल। अब ये प्लेस कहीं ना कहीं आप लोगों को CPC की आवाज दे रहा है, बुला रहा है, सिविल की आवाज दे रहा है, ठीक है। आवाम आपको बुला रही है सिविल की, तो ये आप लोगों को हाउस हो गया, घर की बात कर रहा है, बिल्डिंग की बात कर रहा है, टेंट की बात कर रहा है, व्हीकल एंड वेसल की बात कर रहा है, ठीक है ना। पुलिस रिपोर्ट हम लोगों ने ये देखा, तो पुलिस रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 193। अब 193 के अंदर जब हम सेक्शन पे आएंगे तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि पुलिस रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जो पुलिस को फॉरवर्ड करनी होती है मैजिस्ट्रेट को, कि यहाँ पर हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है। आपको पता है ना कहीं मैजिस्ट्रेट को ये सारी बातें बतानी पड़ती है, लेकिन बहुत सारी चीजें तो होती नहीं है, ये तो हम जस्ट बोल रहे हैं ना। फिर देखो पुलिस स्टेशन को लेकर इन्होंने पहले ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को लेकर डिफाइन किया, अब पुलिस स्टेशन को ये लोग डिफाइन कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन मीन्स अ पोस्ट और अ प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेसिफिकली बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी अ पुलिस स्टेशन एंड इंक्लूड्स। अब आपको पता है पुलिस स्टेशन, और इट इज नॉट ओनली पुलिस स्टेशन। देखो आप लोगों को पता है लोकल एरियाज के अंदर सिर्फ पुलिस स्टेशन होता है क्या? सिर्फ पुलिस स्टेशन? लोकल एरियाज के अंदर और भी एक चीज होती है, आप में से किसी को पता है क्या होती है? चौकी, CHOW, हाँ CHOWKY, जिसे हम चौकी कहते हैं, ठीक है। पुलिस चौकी और पुलिस स्टेशन में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने इस वजह से पुलिस स्टेशन को अलग से बताया। अब हम लोग जैसे कि एक एरिया में रहते हैं जहां पर उसका लोकल पुलिस स्टेशन है, ठीक है। पुलिस स्टेशन और चौकी जो काम होता है ना, जैसे हम नीचे ट्रायल कोर्ट में केसेस चलते हैं और उसके बाद में वो हायर लेवल पे जाते हैं, तो पुलिस स्टेशन में जो FIR होती है, एग्जाम्पल में FIR लेती हूँ, तो वो चौकी में FIR होती है क्या स्टेशन में FIR होती है? आप में से किसको पता है कि चौकी और FIR क्या होती है? सॉरी, चौकी और स्टेशन क्या होता है? पता है चौकी क्या होती है, पुलिस चौकी क्या होती है और पुलिस स्टेशन क्या होता है? आप में से किसी को पता है? नहीं पता है? पुलिस स्टेशन वाइडर टर्म है, चौकी छोटा टर्म है। जस्ट टर्म की बात नहीं करते हैं बेटा, इट इज नॉट ओनली द टर्म विच वी पुलिस नीड टू स्टेशन डिस्कस। ज्यादा एरिया कवर करता है और पुलिस चौकी कम एरिया को कवर करता है। पुलिस मैम चौकी जो है, हाँ हाँ आदित्य, मैम पुलिस चौकी जो जिस PS का जुडिक्शन बहुत बड़ा होता है उसमें पुलिस चौकी का क्रिएट किया जाता है। और पुलिस चौकी जो होता है किसी आउट ऑफ एरिया से जब कनेक्टिंग कोई पास होता है उस एरिया में पुलिस चौकी का ये किया जाता है मैम। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, मैं बताती हूँ। पुलिस चौकी जो है भले ही स्मॉलर टर्म पे हम यूज कर रहे हैं और पुलिस स्टेशन वाइडर टर्म पे हम यूज कर रहे हैं, पुलिस चौकी जो होती है वो क्या होता है, अभी समझो आपने कोई भी कंप्लेन किया तो पुलिस स्टेशन के अंदर FIR वहां होगी स्टेशन पे, ठीक है, सारी चीजें स्टेशन पे होगी, लेकिन ऑपरेशनल ग्राउंड पे जो काम होता है वो पुलिस चौकी में होता है, ठीक है, पुलिस चौकी में होता है। समझो आपने कोई भी कंप्लेन करी तो आप पहले चौकी जाते,
पुलिस चौकी जाते हो। ऐसा नहीं है कि अगर मर्डर हुआ तो वो एरिया जो लोकल जुरिस्डिक्शन की बात आप लोगों से मैंने ऊपर कही, अब तो वो स्टेट इंक्लूड कर रही है, लेकिन इससे पहले जो मैं लोकल एरिया की बात कर रही थी, लोकल जुरिस्डिक्शन की बात कर रही थी, तो अगर मेरे बाजू में पुलिस चौकी है तो हम कहाँ जाएंगे? चौकी जाएंगे क्या स्टेशन जाएंगे? और ये डिसाइड करेंगे कि केस क्या है, ऑफेंस क्या है। ये ऑफेंस में डिसाइड होगा कि चौकी जाएंगे कि स्टेशन जाएंगे। किस पे डिसाइड होगा? किस पे डिसाइड होगा? ऑफेंस पे होगा, लोकल जुरिस्डिक्शन पे होगा, कि लोकल एरिया पे होगा। ये तीन चीजों की बात यहाँ पे बताई गई है पुलिस स्टेशन के अंदर। समझ के ले लो मैं जो बोल रही हूँ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम टॉकिंग राइट नाउ। इट्स नॉट ओनली कि आप सिर्फ पुलिस स्टेशन जो है वो लोकल एरिया की वजह से जाओगे, लोकल जुरिस्डिक्शन के जाओगे, या फिर आप कहीं ना कहीं ऑफेंस रिलेटेड जाओगे। जो पुलिस चौकी है वहां भी आप लोगों की कंप्लेंट को लिया जाता है। लेकिन अगर ऐसा कोई मामला है, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि एग्जाम्पल, हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे को कूटम कुटी किया, मारा, ठीक है, हस्बैंड ने दो चमाट खींच के दिए, ठीक है, भागी भागी वो पुलिस स्टेशन जाएगी कि पुलिस चौकी जाएगी? ठीक है, अब जो पुलिस स्टेशन में बैठे हैं उनको वो अपराध ऑफेंस जो है वो ये करने हैं, ठीक है। लेकिन अगर समझो हस्बैंड जो है वो जाता है पुलिस स्टेशन में, तो स्टेशन वाले क्या बोलेंगे? चौकी में जाओ, चौकी में जाओ, इधर मत आओ। वो एरिया जो है ना, जो आप एरिया की बात कर रहे हो, जो एरिया का बात हो रहा है ना यहाँ पर, तो पुलिस चौकी और पुलिस स्टेशन में क्या डिफरेंस है, मैं आप लोगों को पूरा डिफरेंस बिटवीन लिखाऊंगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुलिस चौकी एंड पुलिस स्टेशन? ठीक है, इसके लिए आप भी थोड़ी अपने आप की हेल्प करेंगे कि पुलिस चौकी और पुलिस स्टेशन में वो नहीं है कि इट्स जस्ट अ वाइडर सेंस, वो लोकल एरिया के बारे में बताता है, लोकल जुरिस्डिक्शन के बारे में बताता है, वो ऑफेंस के बारे में बताता है। ठीक है, आप लोग होमवर्क करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुलिस चौकी एंड पुलिस स्टेशन, विच इंक्लूड्स पुलिस स्टेशन। तो यहाँ पर पुलिस जो है, post or a place declared generally or specially by the state government to be a police station includes a local area specified by the state government। अभी लोकल एरिया की मैं बात करूं तो पुलिस स्टेशन, तो पुलिस चौकी भी तो लोकल एरिया में आती है, पुलिस स्टेशन भी तो लोकल एरिया में ही आ रहा है ना। ठीक है, तो दो Yes, ma'am. जुरिस्डिक्शन जब मिलते हैं ना तब वो पुलिस स्टेशन बनती है। मैं बताऊंगी आपको कैसे, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप डिफरेंस बिटवीन लिखो, नहीं तो मैं आपको लिखवा दूंगी। ठीक है ना। पीपी साहब, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18, इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पीपी। अब देखो यहाँ पर स्पेशल पीपी भी होता है ना। मैंने आप लोगों को भी ये भी बताया है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो टेम्परेरी बेसिस पे, जो वोटिंग करके ये लोग जो करते थे ना पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करने के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं वो लिस्ट बनती थी, उस लिस्ट में आपका नाम होता था, तो यू बी कहीं ना कहीं आप उस कैटेगरी में आ जाते थे एज अ लोकल, अगर आप वहां पे काम कर रहे हैं, तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताता है। नो सब डिविजन ये डिवाइड करता है डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट भी हमारा एक ही है, लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ये है, तालुकाज अलग है, हवेलीज अलग है ना, जहां पर कॉरपोरेशन अलग होगी, पीएमआरडीए अलग होगा। तो ये सब डिवीजन के बारे में आप लोगों को यहाँ पे बता रहा है। विक्टिम, अब यहाँ पर है ना, मैं और एक आपको एक होमवर्क देखती हूँ। जैसे मैंने आपको ये बोला ना, आप राइट्स ऑफ विक्टिम लिखोगे। नेक्स्ट होमवर्क आपको देती हूँ कि राइट्स ऑफ विक्टिम अंडर बीएनएसएस। मैम, हाँ लीडर हटा दिया। हाँ, प्लीडर घुमा दिया प्लीडर घुमा दिया वही उठा के फेंक दिया। मैं बोलने वाली थी, तुम बोल रही हो कि देखो इन्होंने कैसी चेंजेस किया। मैं बताऊंगी आपको कैसे याद भी करना है ये, डोंट वरी। ठीक है, अब आते हैं समन्स केस के ऊपर, जो कि वारंट केस नहीं है। ठीक है, जैसे हम समरी केस कहते हैं, समन केस कहते हैं, है ना। पेटी इश्यूज के मामले में हमने पढ़ा है समन्स केस को पेटी इश्यूज में। ओके, विक्टिम
विक्टिम मीन्स अ पर्सन, मैंने अब यहाँ पे आपको बताया ना कि आप लोग राइट्स ऑफ विक्टिम का लिख के लेके आने वाले हैं। व्हाट आर द राइट्स ऑफ विक्टिम, स्टेट इट्स नेचर एंड स्कोप। ठीक है, व्हाट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ विक्टिम एंड राइट्स ऑफ विक्टिम, ये लिखोगे आप एक क्वेश्चन। ठीक है, चलो। विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड अ लॉस और इंजरी for reasonable act or omission of accused person includes the guardian and legal heir of such victim। अब जो victim है, उस victim में जिसको इंजरी हुई है, लॉस हुआ है और उसने ऐसा कुछ अपराध किया है जिसमें इंक्लूड यहाँ पर victim के अंदर इन्होंने गार्डियन को भी कहा है और लीगल हेयर को भी इन्होंने victim के डेफिनेशन में बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर गार्डियन कौन होगा, जो उसकी रक्षा, जो उसकी देखभाल करता है, वो गार्डियन में आ गया। लीगल हियर कौन हो गया, अगर वो मर गया तो उसके बाद का हियर वो भी विक्टिम में आएगा, है ना। विक्टिम के विक्टिम बैठे हुए हैं अभी देखो। ठीक है, वारंट केस जो भी, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म, यहाँ पर सीधा एक्सीडिंग 2 years बोला गया है। ठीक है, तो ये जो था ऑलमोस्ट हमने सीआरपीसी में पढ़ रखा था। तो ये गार्डियन और लीगल ईयर जो था हमने वो भी पढ़ा है। ऑफ सच विक्टिम को इन्होंने एग्जैगरेट कहा गया है कि उस विक्टिम का जो लीगल हियर होगा और उस विक्टिम का जो गार्डियन होगा। ऑफ सच विक्टिम, जो सीआरपीसी में नहीं था, उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया इस बात को, इन्होंने आउटरेजली ये बोल दिया है कि सच विक्टिम जो विक्टिम है। ठीक है, क्लियर हुआ। नाउ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, अब इन्होंने तो ऑलरेडी इसको वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन को मैं बताऊं, जिनको इन्होंने डिफाइन नहीं किया है बट डिफाइन इन आईपीसी को किया था इन्होंने पहले, जब हम लोग ये पढ़ते थे ना, क्या पढ़ते थे हम लोग, इंडियन पिनल कोड। तो अब क्या कर रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 have the meaning respectively assigned to them in act and संहिता। ठीक है, इन एक्ट एंड संहिता। क्लियर हुआ आपको, क्लियर हुआ आपको? एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द डेफिनेशन? विक्की, Yes, विक्की गुम हो गया, ma'am. विक्की गुम हो गए तुम। नो मैम। आदित्य नहीं, विक्की, विक्की मुझे पता है आप इधर हो आदित्य। हाँ, ये मैंने वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन के बारे में क्या बताया, चलो बताओ, बिना स्क्रॉल किए बोलो। हाँ मैम, इसमें आपने यही बताया जो इसमें नहीं दिया गया है ना, इस एक्ट में, हम्म, ये इसमें काम करेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जी मैम। इसमें काम करेगा, किसमें? चलो चलो, एवरीबडी इज ओके, बीएनएसएस अच्छा लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो मैम अभी। ये तो पहले भी था ना, ये तो पहले भी हाँ था, ये वाला हाँ, पहले भी पहले भी था, तो जी क्या मैम। हुआ, अब मैं पहले भी 3 बार पढ़ा चुकी हूँ पूरा सीआरपीसी, अब बीएनएस पढ़ाऊंगी, और क्या मेरे लिए क्या है, सेम तो है मेरे लिए। मैं ऑलरेडी आप लोगों को पूरी पूरी चीजें पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं थोड़ा मल्टीपली मैं ऐसे चाह रही हूँ कि पूरा आप लोगों को टू द डिटेल एंड डेप्थ पढ़ो, तो अच्छी बात है ना। Yes, ma'am. तो विक्की एंड करे मैम। क्लास को। मैम आपकी मर्जी मैम। हो गया ना टाइम? हम देखते हैं। नहीं मैम, नहीं हुआ। नहीं हुआ? 9:30 नहीं हुए तो टाइम नहीं हुआ, 10 मिनट पहले नहीं जा सकती मैं? नहीं तो मैं सीपीसी पढ़ाऊं, पढ़ोगे, बैठोगे? नहीं मैम, नहीं पढ़ेंगे। हाँ फिर 10 मिनट बैठो, मैं पढ़ाती हूँ सीपीसी, रुको। चलिए, बाय बाय ऑल, कल मिलते हैं सेम टाइम पर। ठीक है, Thank you, ma'am. जितना मैंने Thank you, पढ़ाया ma'am. है उसको प्लीज पढ़िएगा। मैम चलिए, मैं बाय बाय गुड ऑल, नाइट। भूल गया अभी। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट मैम। गुड नाइट, गुड नाइट।